नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एहसन भारती और आपका स्वागत है सानवी जीएस चैनल के नए वीडियो में। आज है 22 जनवरी 2025। हम लोग 22 जनवरी 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 का आयोजन जो है आंध्र प्रदेश में किया गया है। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिले के झील शहर सल्लेरूपेटा में जो है फ्लेमिंगो उत्सव मनाया जाता है। फ्लेमिंगो उत्सव जो है हर साल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। फ्लेमिंगो है क्या, आइए हम लोग इसके बारे में संक्षेप में बात कर लेते हैं। और फ्लेमिंगो को जो है राजहंस के भी नाम से हम लोग जानते हैं। किस नाम से? तो फ्लेमिंगो को जो है राजहंस के नाम से जानते हैं। फ्लेमिंगो जो है एक प्रवासी पक्षी है जो ठंड से बचने के लिए और भोजन की तलाश में एशिया में प्रवास करता है। विश्व में राजहंस की 6 प्रजातियां हैं, जबकि भारत में जो है 2 प्रजातियां पाई जाती है। कौन 2 प्रजातियां हैं? तो यहाँ पर जो भारत में 2 प्रजातियां हैं, ग्रेटर फ्लेमिंगो और लेसर फ्लेमिंगो। ग्रेटर फ्लेमिंगो को जो बड़ा राजहंस बोला जाता है, जबकि लेसर फ्लेमिंगो को छोटा राजहंस बोला जाता है। पानी में खड़े राजहंस गुलाबी खिले हुए कमल के समान प्रतीत होते हैं। राजहंस जो है एक शोभायमान पक्षी है। यह जो आप तस्वीर देख रहे हैं और यह जो प्यारा सा पक्षी देख रहे हैं, यही है फ्लेमिंगो। और यह जो है प्रवास करने के लिए भारत की यात्रा करता है। और भारत में जो है कौन से राज्य में? तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में आपको जो दिखाई पड़ेगा सल्लेरू पेटा में दिखाई पड़ेगा। और पुलिकट झील का नाम आप लोग सुने होंगे, तो पुलिकट झील में भी इस पक्षी को आप लोग देख सकते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दे, जिससे होगा कि आपके पास प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो उर्वशी सिन्हा को। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में प्रकाश और पदार्थ भौतिकी विषय की प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को जो है ब्रिटेन के कैम्ब्रिज स्थित बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार है क्या, आइए इस पे बात करते हैं। तो यह पुरस्कार जो है बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के संयुक्त प्रयास से दिया जाता है। तो गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार किसके संयुक्त प्रयास से दिया जाता है? तो बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के संयुक्त प्रयास से दिया जाता है। इस पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य जो है, यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को सम्मानित करता है जिन्होंने वैज्ञानिक अनुसंधान, तकनीकी नवाचार या सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। नाम आता है रमन अनुसंधान संस्थान का, तो आइए इस पे भी बात कर लेते हैं। तो यह संस्थान जो है बेंगलुरु में स्थित है और यह भारत का एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान है। इसकी स्थापना जो है नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय वैज्ञानिक सर सीवी रमन ने वर्ष 1948 में की थी। इसका उद्देश्य क्या है इस संस्थान का? इसका उद्देश्य जो है मूलभूत विज्ञान, विशेषकर भौतिकी और संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान करना है। यह संस्थान जो उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान को प्रोत्साहित करता है और युवा वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित करता है। इस तस्वीर में आप यहाँ पर जो देख रहे हैं दाहिने से दूसरा, ठीक है, यही है उर्वशी सिन्हा और इन्हीं को जो है गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा अफ्रीकी देश ब्रिक्स का 9वां साझेदार देश बन गया है? तो नाइजीरिया। नाइजीरिया ब्रिक्स समूह के भागीदार देश के रूप में शामिल किया गया है और यह जो है ब्रिक्स का 9वां भागीदार देश बन गया है। इससे पहले कौन कौन सा देश जो है ब्रिक्स में भागीदार के रूप में सम्मिलित है? तो बेलारूस है, बोलीविया है, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान है। और आप लोगों को मैंने ब्रिक्स से संबंधित एक वीडियो बना के अपने चैनल पर दे दिया है। तो आप जो है यदि ब्रिक्स से संबंधित कुछ भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि इसमें नए सदस्य देश क्या है और इसकी पूरी जानकारी, यह कब बना, इसका क्या काम है, तो आप मेरे चैनल पर जाके आप खोज सकते हैं कि ब्रिक्स से संबंधित, तो आपको मिल जाएगा वीडियो। आप वहां पे जाके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और आता है नाम नाइजीरिया का, तो नाइजीरिया के बारे में हम लोग देख लेते हैं।
नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है क्या चलती है? नायरा मुद्रा चलती है। नाइजीरिया के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो बोला अहमद टिनुबू है। पूरे अफ्रीका महाद्वीप में जो है इस देश की आबादी सबसे अधिक है। आइए मैप पर हम लोग देख लेते हैं कि नाइजीरिया अवस्थित कहाँ पर है। तो नाइजीरिया जो है सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। और यह जो अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? तो यह अफ्रीका के आपको पश्चिमी भाग में आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर जो दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर जो आपको यही पश्चिमी भाग है, ये आपको पूर्वी भाग है, ये आपको पश्चिमी भाग है, वेस्ट भाग है। और वेस्ट भाग में ही आपको दिखाई पड़ रहा है नाइजीरिया। तो नाइजीरिया की जो सीमा है किस किस देश से लगती है? तो बेनिन से लगती है, नाइजर से लगती है, चाड से लगती है, कैमरून से लगती है। और नीचे में जो आपको दिखाई पड़ेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको गुयाना की खाड़ी दिखाई पड़ेगा। तो ये आपको बेनिन, नाइजर, चाड और कैमरून से इसकी सीमा साझा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बनाए गए हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को बनाए गए हैं। असम मेघालय कैडर के 1991 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को जो है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह की तस्वीर है और इन्हीं को सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात के किस शहर में दिव्य कला मेला सफलतापूर्वक आयोजित किया गया? तो वडोदरा में। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री वर्तमान में कौन है? तो बीएल वर्मा है। और इन्होंने ही गुजरात के वडोदरा के अकोटा स्टेडियम में आयोजित 23वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया। इस मेले में जो है जम्मू एवं कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश भर के दिव्यांग कारीगरों व उद्यमियों के उत्कृष्ट कौशल तथा उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम बदल दिया गया है, नया नाम क्या होगा? तो माउंट मैकिनले नया नाम होगा। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 20 जनवरी 2025 से अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनते हैं। कौन बनते हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप बनते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो इन्होंने जो है उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी जो रहते हैं माउंट डेनाली, इसका नाम परिवर्तन करके माउंट मैकिनले रख देते हैं। ठीक है, माउंट मैकिनले आप लोग को किताब में मिलता होगा। ठीक है, पुराना किताब पढ़ते होंगे तो माउंट मैकिनले ही मिलता होगा, नया किताब में माउंट डेनाली मिलता होगा कि अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट डेनाली। आइए इस पे थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी रहना चाहिए कि माउंट डेनाली, माउंट मैकिनले क्या नाम परिवर्तन किया गया है। चलिए आसान भाषा में यदि हम समझते हैं, देखिए तो 2015 में जो है, यदि 2015 से पहले की बात करते हैं तब 2015 से पहले अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट मैकिनले ही हुआ करता था। लेकिन 2015 में जो है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा जो है इनका नाम बदल कर क्या करते हैं? माउंट डेनाली कर देते हैं। ठीक ना, 2015 के बाद अब समझिए 2015 के बाद माउंट मैकिनले का नाम क्या हो जाता है? माउंट डेनाली हो जाता है। लेकिन फिर से 21 जनवरी 2025 से इसका नाम परिवर्तन करके क्या कर देते हैं? डेनाली का नाम परिवर्तन करके फिर से माउंट मैकिनले रख दिया जाता है। समझ चुके होंगे आप लोग। और यह जो है समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग आपको दिखाई पड़ेगा 20,000 फीट की ऊंचाई पर अवस्थित है यह। आइए हम लोग मैप पर देख लेते हैं कि माउंट मैकिनले कहां पर अवस्थित है। तो ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको ये अलास्का का क्षेत्र दिखाई पड़ेगा। ठीक है, पॉलिटिकल मैप में आप देखिएगा तो यहाँ पर ये अलास्का राज्य दिखाई पड़ेगा। और अलास्का राज्य के अंतर्गत ही ये जो आपको भाग है अलास्का रेंज है। और अलास्का रेंज का ही हिस्सा है माउंट मैकिनले, जो कि यूएसए की सबसे ऊंची चोटी है। यूएसए की ऊंची चोटी के साथ साथ यह उत्तरी अमेरिका की भी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? माउंट मैकिनले। तो इसका जो नाम है 2015 से पहले माउंट मैकिनले ही हुआ करता था। लेकिन 2015 में जो है बराक ओबामा इसका नाम परिवर्तन करके क्या करते हैं? माउंट डेनाली कर देते हैं। और माउंट डेनाली का नाम फिर से परिवर्तन करके डोनाल्ड ट्रंप जो है क्या रख देते हैं? माउंट मैकिनले ही रख देते हैं। ठीक है, आप लोग इस बात को अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बिना रिचार्ज के भी कितने दिनों तक चलता रहेगा सिम कार्ड? तो 90 दिनों तक जो है बिना रिचार्ज के भी सिम कार्ड चलता रहेगा। तो यह जो है आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा न्यूज है। ठीक है, भारतीय दूरसंचार
विनियामक प्राधिकरण ने सिम कार्ड की वैधता को लेकर जो है नए नियम जारी किए हैं और इसके तहत जो है अब बिना रिचार्ज के भी 90 दिनों तक सिम कार्ड चलता रहेगा। क्या कहता है ट्राई का नियम? तो आइए हम लोग ट्राई के नियम पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दरअसल ये नियम जो है ग्राहकों को बार बार रिचार्ज करने से बचने और खर्च घटाने में मदद करेंगे। ट्राई की कंज्यूमर हैंडबुक के अनुसार जो है रिचार्ज खत्म होने के बाद आपका सिम 90 दिनों तक एक्टिव रहता है। अब इसका मतलब यह है कि रिचार्ज खत्म होने के बाद भी आपका नंबर 3 महीने तक चालू रहेगा। ट्राई के द्वारा ये जो नियम लाया गया है यह सभी के लिए फायदेमंद रहेगा। रिचार्ज ना करने पर भी 90 दिनों तक चलता रहेगा सिम कार्ड और 90 दिनों के बाद उसमें 20 रुपये प्रीपेड बैलेंस यदि बचा रहेगा तो कंपनी जो है 20 रुपये काट करके 30 दिनों तक की अतिरिक्त वैलिडिटी देगी। अगर आपके पास बीएसएनएल का सिम कार्ड है तो बीएसएनएल का सिम कार्ड जो है बिना रिचार्ज के 180 दिन तक सक्रिय रहेगा और नाम आता है ट्राई का। तो हम लोग ट्राई के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो ट्राई का फुल फॉर्म क्या होता है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। हिंदी की बात करते हैं, हिंदी में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण होता है। भारत सरकार द्वारा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 की धारा 3 के तहत स्थापित एक नियामक निकाय है। यह भारत में दूरसंचार क्षेत्र का नियामक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो एन से एंग ने जीता है। पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष में जो है आपको विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है और विक्टर एक्सेल्सन जो है डेनमार्क के रहने वाले हैं, जबकि एन से एंग जो है दक्षिण कोरिया की रहने वाली है। और इन दोनों ने ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष और महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं यह है विक्टर एक्सेल्सन जो कि डेनमार्क के हैं और दाहिने तरफ जो आप देख रहे हैं यह है एन से एंग जो कि दक्षिण कोरिया की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 55वीं वार्षिक बैठक कहां शुरू हुई है? तो स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में शुरू हुई है। इसमें जो है अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की समेत जो है विभिन्न देशों के 60 सर्वोच्च नेता इस विश्व आर्थिक मंच को संबोधित करेंगे। विश्व आर्थिक मंच जो है एक स्विस गैर लाभकारी और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना जो है 1971 में हुई थी। यहां से आप लोगों को क्वेश्चन इसका मुख्यालय भी पूछा जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है? विश्व आर्थिक मंच के, ठीक है। तो इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। इसके मौजूदा अध्यक्ष और सीईओ कौन है? तो बोर्ज ब्रेंडे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने रिकॉर्ड 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 जीती है? तो कर्नाटक के द्वारा जीता गया है। 2024-25 विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में जो कर्नाटक ने वडोदरा के कोटम्बी स्टेडियम में विदर्भ को जो है 36 रनों से हराकर खिताब जीत लिया है। यह कर्नाटक का 5वां विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब है। तो आप लोग याद रखिएगा कि विजय हजारे ट्रॉफी के विजेता कौन है? तो कर्नाटक की टीम है। वहीं उपविजेता कौन रहा? उपविजेता जो है विदर्भ की टीम रही थी, विदर्भ। यदि दोनों के कप्तान की बात करते हैं तो कर्नाटक के जो कप्तान थे कौन थे? मयंक अग्रवाल थे। और विदर्भ के कप्तान कौन थे? तो करुण नायर थे। और नाम आता है कर्नाटक का। कर्नाटक के बारे में भी जान लेते हैं। तो कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु है। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है कर्नाटक के? सिद्धारमैया है। राज्यपाल कौन है? तो थावरचंद गहलोत है। लोकसभा की कितनी सीटें आती है कर्नाटक से? तो 28 सीटें और राज्यसभा की 12 सीटें कर्नाटक से आती है। यदि मैप पर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर जो आपको दिखाई पड़ रहा है यही है कर्नाटक है जो कि दक्षिण भारत के अंतर्गत आता है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये विजय हजारे ट्रॉफी की विजेता टीम कर्नाटक के खिलाड़ियों की तस्वीर है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछा था पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में कोक बोरोक दिवस मनाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा राज्य में। और अधिकांश छात्रों ने इस प्रश्न का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में सही दिए हैं। आज का प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका सही जवाब क्या है वो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात की है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो के बारे में बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा जिससे कि आपके पास प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स मिलता रहे।
चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।